Assalamu alaikum, dear students, dear viewers. How are you? I hope that you are all fine and hope you are the best. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए, लॉ के लेक्चर्स के लिए, इंग्लिश के लेक्चर्स के लिए। और इंशाल्लाह हम लॉ के सब्जेक्ट्स सीरीज़ बाय सीरीज़ सारे मुकम्मल करेंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बखूबी खुल्लम खुल्ला उनको वाज़ेह तौर पर बयान कर दूँ। अगर मज़ीद आपको किसी भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी सेक्शन में तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चैप्टर 3 हम शुरू करेंगे ऑफ कंटिंजेंट कंट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट कंट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट कंट्रैक्ट एक ऐसा कंट्रैक्ट होता है जो एक कंडीशन पर उसको पूरा किया जाए। कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा मुआहदा होगा। जैसे कि अगर बारिश हुई तो मैं आपको 2 बोरियां जो खाद की है ना वो उनके पैसे दूंगा। किसी बंदे के साथ मेरा ये वादा होता है। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर वो इन्फोर्स करवा सकता है इस कंट्रैक्ट को। अगर बारिश ना हुई तो मुझे वो इन्फोर्स नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी और मेरी जो एक कंटिजेंसी है, जो कंडीशन है कंट्रैक्ट की, वो ये है कि अगर बारिश हुई तो मैं आपको 2 बोरियां खाद के पैसे दूंगा। अच्छा, ये भी हो सकता है यानी कि डज और डज नॉट हैपन। इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन। ये जो बारिश होने की जो मैंने मिसाल दी है ये है डज, यानी डज हैपन। अगर ऐसा हुआ तो डज नॉट हैपन कैसा होगा? डज नॉट हैपन ये होगा कि अगर बारिश ना हुई तो मैं आपको 2 बोरियां खाद के पैसे दूंगा। बारिश ना हुई तो, अगर तो उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर बारिश हो जाती है तो फिर मुआहदा गया। हमारा मुआहदा तो है बारिश ना हुई, यानी बारिश हुई तो हम ऐसा करेंगे, ये होगा डज हैपन। बारिश ना हुई तो हम ऐसा करेंगे, ये क्या होगा? ये डज नॉट हैपन। यानी दोनों सूरतों में कंटिजेंसी हो सकती है, दोनों सूरतों में ये कंडीशंस हो सकती हैं कि कोई इवेंट डज हैपन और कोई इवेंट डज नॉट हैपन। इन दोनों सूरतों में हो सकती है। अ कंटिजेंट कंट्रैक्ट इज अ कंट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। बात वही आ गई ना, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कंट्रैक्ट। कोलैटरल का क्या मतलब है? कोलैटरल का मतलब यह है कि हमारा कंट्रैक्ट उसके साथ कोलैटरल है। अगर वो इवेंट होगा तो हमारा कंट्रैक्ट होगा, अगर वो इवेंट ना हुआ तो हमारा कंट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए इसको कहा गया कोलैटरल टू सच कंट्रैक्ट। डज और डज नॉट हैपन, यानी वो इवेंट या तो हैपन हो सकता है या हैपन नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं इसमें। उसके बाद अ कंट्रैक्ट टू पे बी और रुपीज 10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ड, दिस इज कंटिजेंट कंट्रैक्ट। वो ए और बी का आपस में मुआहदा होता है कि अगर बी का हाउस बर्न्ड हो गया, जल गया, तो मैं उसको 10,000 रुपीज दूंगा। दिस इज अ कंटिजेंट कंट्रैक्ट। सेक्शन 32 क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट्स कंटिजेंट्स ऑन एन इवेंट हैपनिंग। तो क्या आप ऐसे कंट्रैक्ट्स की इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं जो किसी भी इवेंट की हैपनिंग पर कंटिजेंट हो, मशरूत हो? Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. Mean to say कि वो इवेंट जो मशरूत है, जिसकी शर्त लगाई गई है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, उसका होना ज़रूरी होता है। अगर वो अभी तक इवेंट नहीं हुआ तो उस कंट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जैसे मैं किसी दूसरे शख्स के साथ ये वादा करता हूँ कि अगर फिलां शिप जो है, बहरी जहाज जो है, 30 तारीख से पहले पहले वापस आ गया तो मैं आपको अपनी जो गाड़ी है वो गिफ्ट करूंगा। बात की समझ आ गई? तो वो अगर वो जहाज 30 तारीख से पहले पहले वापस नहीं आता, 30 तारीख गुजर चुकी है, तो क्या आप ये कंट्रैक्ट आप इन्फोर्स करवा सकते हैं? आप ये कंट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकते। क्यों? कि जो कंटिजेंसी है, जो मशरूत वाकया है हमारा, वो नहीं हुआ। अगर तो उस तारीख 30 तारीख से पहले पहले वो बहरी जहाज वापस आ जाए तो अब इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है,
तो अगर वो जहाज 30 तारीख से पहले पहले वापस आ जाए फिर तो इन्फोर्समेंट हो सकती है कंट्रैक्ट की, क्योंकि कंटिजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग पर ये एक मशरूत है। अगर वो जहाज वापस ना आए तो फिर इसकी इन्फोर्समेंट आप नहीं करवा सकते। इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कंट्रैक्ट्स बिकम वाइड। अगर वही जहाज 30 तारीख से पहले पहले मुतवक्को था, उनकी तवक्को थी कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन पता ये चलता है कि जहाज जो है वो डूब चुका है, सिंक हो गया है, ठीक है। तो अब क्या है, अब तो इम्पॉसिबल हो गया। वैसे उसने उसका शेड्यूल तो था जहाज का आने का 28 तारीख का, 29 तारीख का या 27 तारीख का, लेकिन जहाज अब क्या है, जहाज डूब चुका है। तो जब जहाज डूब चुका है तो क्या आप ये समझते हैं कि समुद्र में जहाज डूब जाए और फिर भी वो वापस आ जाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ये जो इवेंट है ना जहाज का, ये हो गया इम्पॉसिबल, जहाज कभी भी वापस नहीं आएगा। तो हमारा जो कंट्रैक्ट हुआ था 23 तारीख से पहले पहले आने का, वो कंट्रैक्ट अब उसका कोई वजूद बाकी ना है। उस कंट्रैक्ट को हम लीगल कंट्रैक्ट नहीं कहेंगे, उसको हम वॉइड कहेंगे, इलीगल कहेंगे। वॉइड कंट्रैक्ट बेसिकली क्या कंट्रैक्ट होता है? विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, दैट कंट्रैक्ट इज कॉल्ड वॉइड कंट्रैक्ट। इलस्ट्रेशन क्या है जी? ए मेक्स अ कंट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी, ठीक है। दिस कंट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। ए कंट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो बी का घोड़ा खरीदेगा अगर अगर ए जो है सी के साथ मर जाता है, ठीक है। दिस कंट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस, हाँ मतलब ए और सी अगर दोनों जिंदा रहते हैं ना, ए ने बी को कहा कि अगर सी और मैं दोनों जिंदा रहे तो मैं आपसे घोड़ा खरीद लूंगा, कोई टाइम लिमिट दी होगी, ठीक है। तो सी जो है ए की लाइफ टाइम में मर जाता है, दोनों की जिंदगी मुख्तलिफ हो चुकी है, यानी कि सी पहले मर गया है। तो अब ए की जो शर्त थी इकट्ठा मरने की या इकट्ठा जिंदा रहने की सी के साथ, वो शर्त तो अब फेल हो चुकी है। तो लिहाजा बी का घोड़ा जो है वो ए नहीं खरीदेगा, क्यों कि सी जो है ए की जो एक लाइन थी, लिमिट थी, उससे पहले मर चुका है। ए मेक्स अ कंट्रैक्ट विद बी टू सेल अ हॉर्स टू बी एट स्पेसिफाइड प्राइस। ए वादा करता बी के साथ कि वो घोड़ा बेचेगा एक खास कीमत पर, इफ सी टू whom द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूज टू बाय हिम। बात की समझ आ गई? यानी ए ने पहले सी को ऑफर कर रखी है वो घोड़ा देने की, अभी सी के साथ भी उसका मामला चल रहे हैं। सी के बाद बी जाता है उससे घोड़ा लेने, उससे घोड़ा खरीदने जाता है ए से, बी बाद में। ए ये कहता है कि अगर अगर सी जिसको मैंने ऑफर की थी घोड़ा बेचने की, वो इनकार कर दे कि मैं घोड़ा आपका नहीं लूंगा, तो फिर घोड़ा आपका है। द कंट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी रिफ्यूज टू बाय द हॉर्स। अगर तो सी रिफ्यूज कर दे, थर्ड पर्सन जो है, कि जनाब मैंने आपका घोड़ा नहीं लेना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस सूरत में तो ए और बी का कंट्रैक्ट वैलिड है। यानी कि इवेंट हैपनिंग क्या है? इवेंट हैपनिंग है रिफ्यूजल ऑफ सी। अगर सी रिफ्यूज कर देगा तो यानी कि इवेंट हैपन हो गया गोया के, तो कंट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर ए सी रिफ्यूज नहीं करता तो फिर कंट्रैक्ट वैलिड नहीं है, इसे आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। यानी कि यहाँ पर हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है? रिफ्यूजल ऑफ सी, कि अगर सी रिफ्यूज कर देगा तो आपका और मेरा मुआहदा तय हो गया, अगर वो रिफ्यूज नहीं करेगा तो फिर आपका और मेरा कोई मुआहदा नहीं है। बात की सिंपल समझ ये है। सी क्या जी? ए कंट्रैक्ट्स टू पे बी a sum of money when B marries C. C dies without being married to B. The contract becomes void. यानी ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें इतने रुपीस दूंगा अगर आप सी के साथ शादी करोगे, तो सी शादी से पहले मर जाता है, तो ये क्या हो चुका है? ये तो कंट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड हो चुका है। सो दैट्स वाई person B cannot enforce contracts of A because the contract becomes impossible due to the happening of an event. That event is the death of the C. Simple as that.
और डियर स्टूडेंट्स, मैं अक्सर बात इलस्ट्रेशन वजाहत के साथ पढ़ता हूँ, और अक्सर जो सिंपल इलस्ट्रेशन होती हैं उनको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका, आप खुद ही पढ़ लेते हैं। तो मैं बाज़ चीज़ें स्किप इसलिए कर देता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आपको वो चीज़ें आती हैं, बहुत सिंपल होती हैं जो चीज़ें मैं स्किप करता हूँ। आमतौर पर वर्ड टू वर्ड पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें होती हैं वो करवाने वाली करवा लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने तैयारी नहीं की या वो उसका मुझे पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी मैं तैयारी करके लेक्चर आपको डिलीवर करता हूँ, रिसोर्सेज मुख्तलिफ इस्तेमाल करके। अगर इसके बावजूद कोई चीज़ स्किप हो जाए तो मैं जानबूझकर वो नहीं करता। तो इंसान हूँ, टू एज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है ना। तो इसका 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 ये तरीकाकार होगा कि आप मुझे रिस्पांस करेंगे, ठीक है। तो बजरिया मुझे आप व्हाट्सएप भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है। तो कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहें। सेक्शन 33 क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट्स ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। ये नॉट हैपनिंग की बात आ गई, ऊपर हमने हैपनिंग की बात पढ़ी। कंटिंजेंट contracts to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before। तो बात वही है, बात वही है। ऊपर था कि जब आपकी शर्त होगी कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट की कि ऐसा हुआ तो आप इन्फोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मुआहदा है, उसी जहाज की मिसाल ले लेते हैं। मैं अब कहता हूं कि जी 30 तारीख से पहले पहले जहाज वापस नहीं आएगा। अगर जहाज वापस आया तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। यानी कि अब जहाज ना आने की शर्त है, पहले थी कि 30 के अंदर अंदर जहाज वापस आ जाएगा, अब शर्त है जहाज नहीं आएगा। अगर जहाज 30 तारीख से पहले पहले ना आया, ये क्या है जी? इवेंट नॉट हैपनिंग। अगर बारिश ना हुई, ये क्या होगी? ये भी इवेंट नॉट हैपनिंग। ऊपर था इवेंट हैपनिंग, नीचे है इवेंट नॉट हैपनिंग की शर्त। हालांकि असूल दोनों में एक है, बात सिंपल है। शर्त आपकी है वो इवेंट हैपनिंग की भी हो सकती है, कोई इवेंट नॉट हैपनिंग की भी हो सकती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो हम ऐसा करेंगे, हमारा मुआहदा होगा, हमारा एग्रीमेंट होगा। यानी कि दोनों तो हैं तो शरायत, एक इवेंट हैपनिंग किया और एक इवेंट नॉट हैपनिंग किया। तो इन्फोर्समेंट, अब ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। वही बात आ गई, द शिप इज संक। शिप जो है वो संक हो चुका है, डूब चुका है। द कंट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। जब शिप जो है वो सिंक हो गया तो कंट्रैक्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता। क्यों? कि शर्त तो जो थी, जो मशरूत था, जो वाकया, जो बात, वो यही थी कि अगर जहाज वापस ना आया, डज नॉट रिटर्न, शर्त ही यही थी, तो जहाज तबाह हो चुका है। यानी कि जहाज तो तबाह हो चुका है, तो जहाज अब वापस नहीं आया तो क्या है? कंट्रैक्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है। क्यों? कि ये जो कंटिजेंसी थी कंट्रैक्ट की वो यही थी कि जहाज वापस नहीं आएगा अगर ना आया तो। When event on which contract is not contingent to be deemed impossible if it is future conduct of a living person. If the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. A agrees to pay B a sum of money if B marries C. C marries D. The marriage of B to C must now be considered impossible, although it is possible that D may die and that C may afterwards marry B. Sum of money if B marries C. बिल्कुल ठीक है जी, बात की समझ आ गई। तो उसने ये कहा है कि when event on which contract is contingent to be deemed impossible, एक इवेंट है जिसके ऊपर आपका कंट्रैक्ट बेस कर रहा है, कोई ऐसा अमल होता है जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल हो जाए। इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, अगर ये किसी फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन के मुतल्लिक हो एक ऐसा कंट्रैक्ट, और कोई वो शख्स जिसके कंडक्ट के मुतल्लिक ये कंट्रैक्ट कंटिजेंट है, वो शख्स कोई ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से वो कंटिजेंसी जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे ए ने एग्रीज टू पे बी, ए ने मुआहदा किया बी के साथ सम ऑफ मनी इफ बी मैरी सी,
कि मैं ए ने बी को कहा कि अगर तुम सी के साथ शादी करोगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। किसको ए ने कहा? ए ने बी को कहा कि अगर तुम सी के साथ शादी करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो अब सी क्या करता है? सी ने शादी कर ली है डी के साथ। द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नो बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। तो जब सी ने शादी कर लिया है डी के साथ, तो अब क्या आप ये समझते हैं कि बी शादी कर पाएगा सी के साथ? तो इम्पॉसिबल हो चुका है ना। Although it is possible that D may die and that C may afterwards marry B। अगरचे ये भी मुमकिन एक सूरत हाल हो सकती है कि डी जो है वो मर जाए और सी बाद में बी के साथ शादी कर ले। ये भी मुमकिन सूरत हाल हो सकती है, लेकिन वो बाद की सूरत हाल है। तो हमने करंट सिचुएशन को देखना है। तो करंटली तो हमने ये देखा कि जो बी है वो सी के साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों? कि सी ऑलरेडी शादी कर चुका किसके साथ? डी के साथ। तो लिहाजा ये कंट्रैक्ट क्या हो गया? इस कंट्रैक्ट को भी आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। क्यों? कि शादी की बात थी बी की सी के साथ। मैं आप सेक्शन को पढ़ रहा हूँ। इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कंट्रैक्ट इज कंटिजेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, द इवेंट शैल बी कंसीडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग व्हिच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसीज। बात की मुख्तसरन खुलासा ये है कि जब सी ने डी के साथ शादी कर ली तो बी की शादी को सी के साथ अब इम्पॉसिबल ही कंसीडर्ड किया जाएगा। ठीक है। अब बी इसको इन्फोर्स कंट्रैक्ट को नहीं करवा सकता। क्यों? कि सी ने डी के साथ शादी करके ये जो कंटिजेंसी थी, ये जो मशरूत वाक़या था बी और सी की शादी का, उसको इम्पॉसिबल बना दिया। सो दैट्स वाई तो उस कंट्रैक्ट को भी बी क्या कर सकता है? इन्फोर्स नहीं करवा सकता। When contracts become void which are contingent on happening of specific event within a fixed time। अगर एक fixed time हो, contingent contracts to do or not to do anything if a specific uncertain event happened within a fixed time become void if at the expiration of the time fixed such event has not happened or if before the time fixed such event becomes impossible। तो सिंपल क्या है? सिंपल ये है कि फर्ज किया मेरा और आपका ये मुआहदा होता है कि अगर आज स्कूल की छुट्टी 12 बजे हुई तो मैं आपको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। 12 बजे हुई तो मैं आपको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। तो छुट्टी होती है जी 12:05 पर। तो क्या ये ठीक है? दिस इज नॉट वैलिड। दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज कि फिक्स टाइम है। टाइम क्या है जी? टाइम फिक्स है। तो फिक्स टाइम क्या यही होता है कि अगर फिक्स टाइम अगर कर दिया गया तो उस टाइम के अंदर अंदर तो वो अगर आप परफॉर्म करेंगे वो कंट्रैक्ट तो ठीक है। अदरवाइज टाइम अगर वो गुजर चुका है तो उसके उस फिक्स टाइम के बाद अगर वो इवेंट हैपन हो भी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उस कंट्रैक्ट का, उस कंडीशन का, उस शर्त का पूरा होना जरूरी होता है। जिस टाइम पे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज 2 बजे अगर बारिश आई तो मैं आपको ऐसा करूंगा, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको कोई ऐसी चीज दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ? तो अगर 2 बजे बारिश नहीं आती, बारिश आती है 2:30 बजे, तो हमारा एग्रीमेंट फेल। क्यों? कि टाइम लिमिट है ना, टाइम फिक्सेशन है। तो फिक्स टाइम के अंदर अंदर बात करनी है। टाइम गुजर चुका है, टाइम हैज पास्ड, देन नथिंग कैन बी स्टैंड and nothing can be enforced by law when contracts may be enforced which are contingent on specified event not happening within fixed time। यही वही बात है कि एक ऐसा कंटिजेंट कंट्रैक्ट जो कि नॉट हैपनिंग, इवेंट नॉट हैपनिंग की बात कर रहा है, वो भी अगर फिक्सेशन है टाइम की, तो वो भी टाइम फिक्स है। अगर टाइम फिक्स के बाद अगर आप करेंगे तो वो क्या होगा? उसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ए प्रॉमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। देखें, दिस इज द limited time within a year of A promises to pay B a sum of money if a certain ship returns within a year, the contract may be enforced if the ship returns within the year and becomes void if the ship is burned within the year। अगर तो वो 1 साल के अंदर वापस आएगा तो कंट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम हो जाए उसको, वो 1 साल और 5 दिन उसको लग गए, तो कंट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है
कि अगर वो 1 साल के अंदर वापस ना भी आए, नहीं आता मसलन, तो फिर भी कंट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। क्यों? कि वो वापस, दो शर्तें हैं, साल की शर्त भी है, वापस आने की भी शर्त है। इन दोनों शर्तें अगर पूरी होंगी तो वो कंट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अदरवाइज कंट्रैक्ट कुड नॉट बी इन्फोर्स्ड। A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year. The contract may be enforced if the ship does not return within the year and burned within this year. This is the situation. कोई बात है, असूल वही है, ऊपर था वापस आने का, नीचे है वापस ना आने का। ठीक है। एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड। Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not the parties to the agreement at the time when it is made. A agrees to pay B 1,000 rupees if two straight lines should enclose the space the agreement is void. बात की समझ आ गई? तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक ऐसी कंटिजेंसी, एक ऐसी शर्त पर हो जो इम्पॉसिबल हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि दो जो सीधी लाइनें होती हैं ना, स्ट्रेट लाइंस, वो सारी जिंदगी चलती रहें, क़यामत दिन तक चलती रहें, वो आपस में मिल नहीं सकती। मुतवाज़ी लाइनें, मुतवाज़ी होती वही हैं जो आपस में मिल ना सकें। क़यामत आप उनको चलाते रहें, करोड़ों अरबों साल उनको चलाते रहें, वो आपस को एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इनक्लोज नहीं होंगी। क्यों? कि उनकी इनक्लोजमेंट इज नॉट पॉसिबल। बात की समझ आई? दूसरी मिसाल ये है कि अगर आप ये कहें कि बी को कि वो ए की डॉटर सी के साथ शादी करेगा, तो सी जो है वो मर चुकी हो एग्रीमेंट के वक्त, हालांकि आपको नहीं पता, तो जब सी मर चुकी है तो बी उसके साथ शादी कैसे करेगा भाई? है ना सोचने वाली बात। तो ये भी क्या है? ये भी एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। सी मर चुकी है, दो सीधी लाइंस हैं, वो भी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी एक ऐसी कंटिजेंसी, एक ऐसी शर्त जो इम्पॉसिबल हो, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो एग्रीमेंट, कंटिजेंट एग्रीमेंट जो कंट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा? नॉट एट ऑल। दैट एग्रीमेंट और कंट्रैक्ट वुड नॉट बी वैलिड, दैट वुड बी वाइड। सो दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 हमने पढ़ लिया, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 4 इसका करेंगे। तो ज़्यादा लंबे लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं करता कि आप लोग बोर हो जाते हैं। मज़ीद इसमें अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझे आप पूछा करें, क्यों नहीं पूछते। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको लिखवा देता हूँ कि 03011286 ये मेरा है व्हाट्सएप नंबर। आप इससे डायरेक्ट मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।